नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है। इसमें हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल काल को कर रहे थे, तो इसमें अब जहांगीर से स्टार्ट करते हैं। अकबर का हम लोगों ने एरा जो था वो कंप्लीट कर लिया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन मानवाई से 1585 ईस्वी में हुआ था। खुसरो मानवाई की संतान था। जो खुसरो था इसका पुत्र, वो मानवाई की संतान था। और 1586 में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। शहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा बीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया। गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। दो अस्पा सिंहस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। ये बड़ी फेमस है, दो अस्पा और सिंहस्पा। ये प्रथा किसने? जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा क्या था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंहस्पा क्या था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। राणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे, तो इनके बीच में संधि हुई थी। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी ना करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जनता दल का निर्माण किया। ये उस टाइम का जनता गुट जो था बड़ा फेमस था। ये जहांगीर के विवाह के बाद नूरजहां ने निर्माण किया था इसका। इस गुट के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? सदस्यों के भी नाम पूछे जाते हैं कभी कभी। एतमद्दौला या मिर्जा ग्यास जिसे कहा जाता है, नूरजहां के पिता थे। असमत बेगम जो नूरजहां की माँ थी। आसफ खां नूरजहां का भाई, और शहजादा खुर्रम जो बाद में शाहजहां बना। ठीक है, तो इस गुट का प्रभाव जो था 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 1622 तक और 1622 से 1627 तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट में अलग हो गया। मतलब 1611 से 1622 तक रहा, फिर 22 में अलग हो गया। विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो थे। तो पहला कौन था? हॉकिंस था। सेकंड कौन था? सर थॉमस रो थे। सर थॉमस रो 1615-1619 के बीच रहे हैं। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा था सर थॉमस रो। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद और अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। जो पीटर मुंडी था वो क्या था? ब्रिटेन का यात्री। वो किसके समय आया था? शाहजहां के। फ्रांसिस्को पेल्सर डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था। तो हॉकिंस आया और सर थॉमस रो आया। उसके बाद कौन है? ये फ्रांसिस्को पेल्सर डच था ये। ठीक है, ये जहांगीर के समय आए। इसने अपनी पुस्तक रिमॉन्स्ट्रेटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबद्ध होती थी,
जहांगीर ने इसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। कौन कौन थे? उस्ताद मंसूर थे और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अत्स किसे उपाधि दी उन्होंने? मंसूर को, और नादिर उल जमा ये दी अबुल हसन को। ठीक है। उस्ताद मंसूर जो थे वो प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, मतलब पक्षियों के चित्र ज़्यादा बनाते थे वो। जबकि अबुल हसन जो थे वो मानवीय चित्र बनाते थे, व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। ठीक है। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक जहांगीरी रखा। तो तुजुक जहांगीरी पहली तो क्या है? जहांगीर की आत्मकथा है, और सेकंड क्या है? फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। और उसकी आत्मकथा है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह कर दिया था, जो कि 1606 में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल और शाहदरा लाहौर में स्थित हैं। तो दो हैं ऐसे मुगल, बाबर और जहांगीर, जिनके भारत से बाहर है। एक का काबुल में है, दूसरा लाहौर में है। ये क्रमशः अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। अहमदुल्लाह का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य में पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनवाई गई है। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया था। क्या क्या चीज़ है? एक तो पहली है पूर्णतः संगमरमर से बनाई हुई है, और सेकंड इसमें पित्रादुरा का पहली बार प्रयोग हुआ था। ठीक है। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 में राजा बीर सिंह देव, जो कि जहांगीर के मित्र थे, द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। ओरछा के राजा थे। ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दोस्पा और सिंगस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने की थी। इसमें क्या था? बिना जात बढ़ाए ही मनसबदारों का अधिक सेना रखनी पड़ती थी, मनसबदारों को। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में 1615 में हुई थी। 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई, जिसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलेबंदी न करने की शर्त पर समस्त भूभाग वापस लौटा दिया, जो अब तक अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो इसमें हॉकिंस को भेजा था। ठीक है। विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि भी देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से विवाह करवाया। और सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया था विलियम हॉकिंस, और जबकि जो सर थॉमस रो हैं ये ब्रिटिश सम्राट ने भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो सर थॉमस रो थे। इनमें से कोई नहीं है। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को किया था। मुगल सम्राट जहांगीर निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी। सी हो जाएगा आंसर। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में किसके? जहांगीर के। तो सी हो जाएगा आंसर। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो 1615 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है। सर थॉमस रो 1615 से 19 ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर
15 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। नेक्स्ट है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो सर थॉमस रो था। बी हो जाएगा आंसर। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में दिया था। बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिश, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। तो एक के बाद तो 3 आएगा ही, क्योंकि पहले विलियम हॉकिंस आए थे, फिर सर थॉमस रो आए थे। इसके अलावा रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में आया था। तो सेकंड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3। निकोलस काउंट का क्या है ये मुझे नहीं पता, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले रॉल्फ फिच आया था, फिर उसके बाद विलियम हॉकिंस आया था, फिर निकोलस डाउंटन आया था, फिर उसके बाद सर थॉमस रो आए थे। ठीक है। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था जो अगस्त 1608 में सूरत और अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। रॉल्फ फिच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। वह 1583 में आगरा पहुंचा था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। निकोलस द काउंट्स 1614 से 15 में भारत आया था। बताइए, ये और सर थॉमस रोस आसपास ही आए थे। ठीक है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह है, तो कौन सा था? डच फ्रांसिस्को पेलसट था, जहांगीर के शासनकाल में आया था जो। ठीक है। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। निकोलो मनुची इटली का यात्री था जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था। फ्रांसिस्को पेलसट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक रेमोन्स्ट्रेटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। नेक्स्ट, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फ्रांसिस्को पेलसट ने की थी, डच यात्री था ये। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसमें बाबर का नहीं है और जहांगीर का नहीं है, दोनों का नहीं है। जहांगीर का लाहौर में है और बाबर का काबुल में है, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? तो जहांगीर को लाहौर में दफन किया गया है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो इनमें से जहांगीर है, जहांगीर का भारत से बाहर है, लाहौर में, शहादरा। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के काल में पहुंची थी। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु संबद्ध होती थी। जहांगीर ने इसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। फारूक बेग, दौलत मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल में ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया था। जिसमें से जो मंसूर थे वो पक्षी विशेषज्ञ थे, पक्षियों के चित्र बनाए थे। तो और इनमें से जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। मंसूर को क्या बोला जाता था? नादिर उल अस्र, और तथा जो अबुल हसन थे उन्हें बोला जाता था नादिर उज जमा। ठीक है। और मंसूर पक्षी विशेषज्ञ, अबुल हसन व्यक्ति चित्र। ठीक है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो चित्रकला के रूप उसमें जहांगीर, ए हो जाएगा। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? तो अबुल हसन को दी थी। ठीक है। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी? तो ये मंसूर थे, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो कौन था? मंसूर था, डी हो जाएगा आंसर।
निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो फारसी में किसने लिखी थी? जहांगीर ने लिखी थी अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी। ठीक है, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी, उसका नाम तुजुक-ए जहांगीरी था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ अपने व्यक्तिगत दोषों को भी लिपिबद्ध किया है। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग ग्रंथ की प्रस्तावना है, जो जहांगीर की मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी द्वारा लिखी गई है। देखिए, प्रस्तावना जहांगीर ने नहीं लिखी थी, ये प्रस्तावना जो है मोहम्मद हादी ने लिखी थी और जहांगीर की मृत्यु के बाद लिखी गई है। इसके अंतर्गत बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है। दूसरा भाग ग्रंथ का मूल भाग है, जिसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी। ग्रंथ के तीसरे भाग की रचना भी मोहम्मद हादी ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की में लिखी थी। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, तो किसने? जहांगीर ने ही हत्या करवाई थी। और तो बी हो जाएगा। 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किया। इनमें से एक अबुल फजल के हत्यारे राजा वीर सिंह बुंदेला थे। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपने शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो खुर्रम ने भी किया था, 1622 के बाद किया था, और खुसरो ने भी किया था, महावत खां ने भी किया था। तो 2, 3, 4 हो जाएंगे। आसफ खां ने नहीं किया था, ये नूरजहां के भाई थे। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1606 में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम ने विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो जहांगीर का था, सबसे बड़ा पुत्र था और मानवाई का पुत्र था। 1606 में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध इसने विद्रोह किया था। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरववाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। इसको पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण इसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 में उसकी हत्या करवा दी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था इसमें? जहांगीर नहीं था, बाकी गयास बेग था, आसफ खां था, खुर्रम था, तीनों थे। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य एतमदुल्ला या मिर्जा गयास नूरजहां के पिता थे, असमत बेगम नूरजहां की माँ, आसफ खान नूरजहां का भाई और शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना। ठीक है, एतमदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। सी हो जाएगा इसका आंसर। एतमदुल्ला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। नेक्स्ट है पर्चिनकारी या पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना है। ये आप ताजमहल में भी देख सकते हैं और जो एतमदुल्ला का मकबरा है, इस दोनों में यूज किया गया है। पच्चीकारी या पर्चिनकारी या पित्तादुरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्तादुरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमदुल्ला के मकबरे में किया गया। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है निर्माता और स्मारक बताना है। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर का। तो इसमें दीन पनाह किसने करवाया था? अकबर ने। अकबरी के मकबरे को पूर्ण करवाना तो ये जहांगीर होगा। और जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया था। ठीक है, और
दीन पनाह हुमायूं आ जाएगा, अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना, जहांगीर आ जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाबर जामा मस्जिद संभल हो जाएगा, सब भी सही है। बाबर जामा मस्जिद संभल हो जाएगा। हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया था। अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। ठीक है, ये हो जाएगा। संभल की जामा मस्जिद का बाबर द्वारा निर्माण किया गया था। दिल्ली स्थित दीन पनाह का हुमायूं द्वारा, आगरा के किले में स्थित जहांगीरी महल का अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था, जबकि जहांगीर के ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रथम उदाहरण है, स्थित है कहाँ पे है, दतिया में है। ठीक है, 30 का ए हो जाएगा। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। कितने मंजिला, 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेल काल में उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग और अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मिलान सुमेलित नहीं है बताना। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, हाँ। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, बिल्कुल। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है, अजमेर में नहीं है। तो डी हो जाएगा। ग्यासपुर दिल्ली में, ठीक है। और इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और हसन अहमद दहलवी थे। ठीक है, अब शाहजहाँ स्टार्ट होते हैं। तो शाहजहाँ का भी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1592 में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज़ बेगम के नाम से विख्यात हुई। तो मुमताज़ बेगम का नाम क्या था मैन, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, 1628 ईस्वी में शाहजहाँ अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। बहुत बड़ी उपाधि ली थी, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो आगरा से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की, तो शाहजहाँ ने की थी। अहमदनगर को 1633 में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ के अंतिम शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। निजाम शाही सरदार साहिजी भोसले ने एक बच्चे मुर्तजा तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अंत में 1636 में मुगलों द्वारा साहिजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। साहिजी ने बहुत से किले और मुर्तजा तृतीय को मुगलों को सौंप दिया। मुर्तजा तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया और साहिजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहाँ के समय गोलकोंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली। शाहजहाँ के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा। तो देखिए, औरंगजेब का बताया जाता है कि इसमें शाहजहाँ के टाइम वो क्या कर रहा था। तो औरंगजेब सबसे पहले 1636 से 42 तक दक्कन का सूबेदार रहा। सबसे पहले कहाँ था औरंगजेब, दक्कन था। 1652 में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर वह उत्तराधिकार युद्ध और विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। ठीक है, मतलब दक्कन का सूबेदार ही रहा मेन औरंगजेब। ठीक है, कांधार राज ईरान के शाह मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था। कांधार ईरान और मुगलों के बीच, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाही के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। शाहजहाँ के शासनकाल में 1649 में कांधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने पर मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा। 1649 में किसका अधिकार हो गया फिर कांधार पर, ईरानी। और धक्का इसलिए क्योंकि कांधार के बिना उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। एक जो कहा जाता है ना कि मैन सीमा, जो उत्तर पश्चिमी दीवार मानी जाती थी, वो तीन या 4 दीवारें होती थी। जैसे एक तो पहले कांधार माना जाता था, दूसरा जो ये सेकंड है उत्तर जो सिंध नदी का है वो माना जाता था। ठीक है, तो ये सीमाएं प्राकृतिक सीमाएं बनी हुई थी। तो कांधार पर जब ईरानी अधिकार हो गया तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल हो गई थी। ठीक है, शाहजहाँ मतलब दिल्ली तक आने तक 3 सीमाएं पार करनी पड़ती थी।
शाहजहां के समय में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। शाहजहां ने बल्ख अभियान का उद्देश्य, अब शाहजहां के उसमें एक बल्ख अभियान का है, तो उसका उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज बन सके। ठीक है। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके समय कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां ने शासनकाल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में 2 शैलियाँ प्रचलित थीं। प्रथम भारतीय फारसी भाषा, दूसरी ईरानी फारसी भाषा। ठीक है, 2 शैलियाँ थीं, भारतीय फारसी और ईरानी फारसी। भारतीय भाषा नहीं, सॉरी, शैली जो थी। ठीक है, तो जो भारतीय फारसी शैली थी उसके विद्वानों में अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद बारिश और चंद्रभान ब्राह्मण थे। कौन कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद बारिश व चंद्रभान ब्राह्मण। ठीक है, चंद्रभान ब्राह्मण का नाम फारसी के लिए बड़ा फेमस है कि इन्होंने फारसी साहित्य के लिए बड़ा काम किया, चंद्रभान ब्राह्मण ने। ठीक है, ईरानी फारसी शैली के विद्वानों अमीनाई कज़मीनी और जलालुद्दीन तबातबाई थे। ठीक है, ईरानी फारसी शैली में कौन थे? अमीनाई कज़मीनी और जलालुद्दीन तबातबाई। ईरानी पद्य शैली का इस समय अधिक बोलबाला था। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि भी नियुक्त किया था। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद काशी, शायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, सोदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक दिलेरी आदि थे। ठीक है, कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। क्या नाम था? कविंद्राचार्य। उनकी भाषा में ब्रज एवं अवधि का अनुपम समन्वय था। किसके? कविंद्राचार्य के। ब्रज और अवधि। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। कविंद्र कल्पलता। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। उसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थयात्रा कर समाप्त करवा दिया था। ठीक है, कविंद्राचार्य ने। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला से भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। ठीक है, भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुशम्मा बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताज महल और लाल किला प्रमुख है। दिल्ली का जो किला है। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। यह सुंदरता और शोभा में अनोखा है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोही ने सिर्र अकबर शीर्षक के तहत किया। तो उपनिषदों का अनुवाद, फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के। और कराया किसने था? दारा सिकोही ने, सिर्र अकबर के शीर्षक से। ठीक है, इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लैनपूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। किसकी? लघु अकबर की। लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही उनकी शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया। तो देखिए, एक तो सिर्र अकबर से तो वो अनुवाद करवाता था, लेनपुल ने उसे क्या? लघु अकबर की संज्ञा दी है और सहिष्णुता के लिए। और जो शाहजहां था, शाहजहां ने उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की है। मज़्म उल बहरीन द्वारा की मूल रचना है। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा सिकोही सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू
धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था। तो बलबन ने स्टार्ट किया था। समाप्त किसने किया सिजदा का? तो ये किया शाहजहां। 1636-37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोझ की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से भी सत्य माना जा सकता है। एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल के बारे में लिखा है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, तो ऊपर दिए गए मानचित्र में छाया क्षेत्र दर्शाता है, किसका दर्शाता है? तो ये शाहजहां का साम्राज्य है। ठीक है, क्या क्या है इसमें देखिए, कहाँ से लेकर है? ये काबुल से लेकर कहाँ तक है? ये गोलकुंडा और महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया है। ठीक है, यहाँ तक कुल मिला के कृष्णा नदी तक। ठीक है, पूरा था। प्रसंगत मानचित्र में शाहजहां का साम्राज्य दर्शाया गया है क्योंकि इसमें काबुल शामिल है, जबकि गोलकुंडा उसके साम्राज्य से बाहर था। गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा 1687 में, अच्छा बाहर था, ये अंतर्गत नहीं है गोलकुंडा। ठीक है, ये गोलकुंडा यहाँ बाहर है, इसमें देखिए वो नहीं है। ठीक है, तो गोलकुंडा बाहर था जिसे औरंगजेब ने बाद में साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, 1687 में। ईरान के शाह और मुगल शासकों भी झगड़े की जड़ क्या थी? तो कांधार था। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रतिष्ठा का विषय था, संघर्ष की जड़ था ये, और बाद में कांधार पर ईरान का शासन हो गया था। कांधार के निकल जाने पर मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, किसका? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में 1649 में कांधार को शाहजहां के शासनकाल में 1649 में कांधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कांधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। नेक्स्ट है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कविंद्राचार्य थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज और अवधी का अनुपम समन्वय था। सरस्वती की उपाधि धारण की थी और कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख एवं बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना, यही उद्देश्य था। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। शाहजहां की कामना अपने पूर्वज बाबर की मातृभूमि को पुनः अधिकृत करने की ना होकर मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन की अधिक थी। उसने बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख एवं बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य की विफल राज्य बन सके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल राजकवि था? तो राजकवि कौन था? कलीम था, ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम अबू जलील राजकवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईद आई गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद काशी, सायब, सलीम मसीह, रफ़ी फारूक, मुनीर, सौदा चंद्रभान ब्राह्मण, साजिद दिलेरी आदि थे। मुमताज़ महल का असली नाम था, क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था, ए हो जाएगा इसका। मुमताज़ महल जो आसफ खां की पुत्री थी, जो नूरजहां का भाई था, तो आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम के साथ हुआ। भविष्य में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिंदू एवं ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, तो किस में मिलता है?
ताजमहल में मिलता है हिंदू एवं ईरानी वास्तुकला का? ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद का। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों ने शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। उसके काल में चित्रकला एवं स्वर्ण कला की कला का कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। उसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नवाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों उत्तरी एवं दक्षिणी से सामान्य प्रजा आया करती थी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने किया है। ठीक है। निम्न में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने की थी। 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण निसानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। स्मारक को निर्माता दिए गए हैं अलाई दरवाजा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, अकबर, मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली, औरंगजेब। तो बिल्कुल चारों सही हैं। और ए का 1, बी का 2 सेम है, 1 2 3 4। ठीक है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में ही बना हुआ है, मोती मस्जिद दिल्ली, औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजे, दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता और शोभा में अनोखा है। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? तो शाहजहां है। डी हो जाएगा इसका आंसर। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ और दारा-ए-कोही ने किया सिर-ए-अकबर नाम से। ठीक है, तो ए हो जाएगा। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में दारा-ए-कोही ने सिर-ए-अकबर शीर्षक से 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ था और सहिष्णुता और उसकी उदारता के लिए लैनपुल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी और शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। और मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा-ए-कोही को दी थी। नेक्स्ट है, दारा-ए-कोही ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर-ए-अकबर के नाम से किया था। सिर-ए-अकबर के लेखक थे, तो यह दारा-ए-कोही कहलाता था। अधोलिखित में कौन एक दारा-ए-कोही की रचना है? तो सिर-ए-अकबर, हाँ, मजमुल बहरीन है, बहन लिखा है इसमें, डी हो जाएगा इसका। मज्म उल बहरीन दारा-ए-कोही की मूल रचना है। सिर-ए-अकबर तो शीर्षक था उसका। ठीक है, फारसी अनुवाद दारा-ए-कोही ने, सिर-ए-अकबर शीर्षक से इसने अनुवाद करवाया था। दारा-ए-कोही को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दिल्ली में दफनाया गया है दारा-ए-कोही को। दारा-ए-कोही को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दी। 1659 ईस्वी में दारा को कत्ल कर दिया गया। कब? 1659 में। उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में और धड़ को हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। अच्छा, कत्ल करने के बाद जो इसका सिर था दारा-ए-कोही का, उसको आगरा के ताजमहल परिसर में
और धड़ को जो है हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया, किंतु इतिहास में अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है, अतः दिल्ली मानना अधिक उपयुक्त है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, कौन था? दारा सिकोय था। प्रथम मुस्लिम दारा सिकोय था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोय था, सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता और लेखक था, और उपनिषद, योग, वशिष्ठ और भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था उसने। निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो एल श्रीवास्तव ने कहा है अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में, लिखा है मुगलकालीन भारत में कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जेएन सरकार और बीएस में शाहजहां काल को स्वर्णकाल मानने के पक्ष में नहीं है, इसमें तो सरकार नहीं है, ठीक है। बाकी बीएल श्रीवास्तव ने माना है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था शाहजहां को उपहार में कोहिनूर हीरा। मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। यह मूल रूप से अर्दिस्तान का रहने वाला था। वह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य गोलकुंडा चला आया और प्रारंभ में यह हीरे के व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5,000 का मनसब और उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2,000 का मनसब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा, पर दोनों में संधि हो गई। यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला। शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की उपाधि से सम्मानित किया। इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया। इसी अवसर पर उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरे की भेंट दी, जो मूल और सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया? ये कोहिनूर हीरा की भी एक अलग से हिस्ट्री है कि किससे कहाँ तक पहुँचा, फिर कैसे नादिर शाह इसको ले गया यहाँ पर सिंहासन को, जब ले गया मयूर सिंहासन में तो कोहिनूर हीरा नादिर शाह के साथ चला गया। फिर उसके बाद कैसे ये ब्रिटिश राजा रणजीत सिंह के पास पहुँचा, फिर ब्रिटिश क्राउन में लग गया अब जाके, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री भी एक अलग से कोहिनूर हीरे की कर देंगे। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो शाहजहां ने किया था सिजदा को समाप्त 1636-37 में। जमीन बोस की प्रथा भी इसने खत्म की थी और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी थी। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। सिजदा क्या होता है? सिजदा साष्टांग दंडवत प्रणाम होता है, जो इस्लामी परंपरा के अनुसार केवल खुदा के लिए ही किया जा सकता है। इन बातों के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई, किंतु मनूची बताता है कि बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो औरंगजेब रहा था, ठीक है, डी हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 और दक्कन का गवर्नर रहा। 1652 में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा, ठीक है। तो ये शाहजहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट औरंगजेब जो बचा हुआ है वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इसके लिए, ठीक है। तो आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी आपको वीडियो देखने हैं, नेट के देखने हैं, पीजीटी टीजीटी के और हिस्ट्री के वीडियो देखने हैं तो वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।